Jai Hind friends, today is Friday and 16 June 2023. I'm going to analyze over here the Hindu editorial analysis. I cover over here daily current affairs editorial, PIB news down to earth along with Frontline. All current affairs I concise over here compile for you at one place, which is very beneficial for your competitive examinations, especially for the civil services examinations. So let's get started. फ्रेंड्स, हर बार की तरह यहाँ पे आपको बता दूँ, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो मैं शुरुआत करता हूँ, तो आज भी आपके सामने दो क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इसकी डिटेलिंग आपको कल दी जाएगी। यहाँ पे बता दूँ आपको, कई लोग ये कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस आप देते हैं इसकी डिटेलिंग आज ही दे दीजिए, तो ऐसा मैं कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है मेरे को। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या नहीं करके आएगी, एक टीचिंग पर्सपेक्टिव को लेके, स्टडी पर्सपेक्टिव को लेके, कि अगर आप एक दिन वीडियोस को देखते हैं उसमें क्वेश्चंस मिलता है, दूसरे दिन वीडियोस को देखते हैं उसमें एक्सप्लेनेशन मिलता है, तो ये आपका 2 बार कम से कम रिपीटेडली रिवीजन हो जाएगा और एक्सप्लेनेशंस भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिवीजन जो है आपके एग्ज़ाम का सबसे बैकबोन है, ये कभी मत भूलिए। तो किसी भी एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो अगर, तो वो रिवीजन ही आपका बैकबोन है, इसको आपको लेके चलना होगा। ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो कि आपको बेनिफिट पहुँचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चंस कह रहा है, विथ रिफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, OPCW, बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कह रहा है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन यूनियन इन वर्किंग रिलेशन विद द NATO एंड WHO, दोनों के साथ यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। इट मॉनिटर केमिकल इंडस्ट्रीज टू प्रिवेंट न्यू वेपन्स फ्रॉम इमर्जिंग, तो ये चीज़ें बोल रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन टू द स्टेट अगेंस्ट केमिकल वेपन। तो ये भी तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही हैं। तो पहले में 1 दे रहा है, दूसरों में 2 and 3 दे रहा है, और तीसरे में 1 and 3 और डी में ऑल दिया हुआ है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसको ज़रूर आप टैकल करें। दूसरा जो क्वेश्चन दे रहा है, एक स्कीम से क्वेश्चन उठा के आया है। यूपीएससी स्कीम से भी क्वेश्चन पूछने में पीछे नहीं हटती है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेके यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत कह रहा है, फार्मर्स विल हैव टू पे एक यूनिफॉर्म प्रीमियर ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप्स दे कल्टिवेट इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। क्या ऐसा चीज़ है? दूसरी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं, दिस स्कीम कवर करता है पोस्ट हार्वेस्ट, यानी प्री हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट की बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन एंड अनसीजनल रेन। तो इनमें से कौन सा सही है? पहले में 1, दूसरे में 2 और तीसरे में जो है 1 and 2 और चौथे में नीदर 1 नीदर 2। कौन सा सही है, इसका आप क्वेश्चन को टैकल करें और रिप्लाई ज़रूर दें। चलिए, यहाँ पे लेक्स है, आज नए लेक्स को कवर करेंगे। तो ये हरिके वेटलैंड कहाँ पे है, और कांजी वेटलैंड और रोपर वेटलैंड, ये तीनों वेटलैंड इंपॉर्टेंट हैं। ये कहाँ पे हैं, आपको कमेंट सेक्शंस में ज़रूर देना है। आपको बता दें, जो भी चीज़ यहाँ पे दी जाती हैं वो आपके सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती हैं। तो जो लोग भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियोज़ उनको एक ही जगह पे बहुत सारे डाटा को प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं PIB न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे PIB न्यूज़ में क्या नई चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक पर्व फेस्टिवल मनाई जाती है। कौन सा फेस्टिवल? राजा परवा फेस्टिवल। तो राजा परवा फेस्टिवल कहाँ पे मनाई जाती है, क्वेश्चन आ जाए तो आपको उड़ीसा लगाना है। उड़ीसा एक स्टेट है। एक चीज़ बताइए, उड़ीसा कितने राज्यों से बाउंड्री टच करती है? कमेंट सेक्शंस में ये चीज़ें ज़रूर लिखें। और उड़ीसा की कैपिटल भी आप लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। UN जनरल सेक्रेटरी, दूसरी चीज़ें हैं जो एक रिजोल्यूशंस अडॉप्ट हुई है, किस चीज़ को लेके? तो मेमोरियल वॉल के लेके। तो यहाँ पे एक मेमोरियल वॉल बनेगा, और जो पीस कीपर फोर्स अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हुई उसको लेके यहाँ पे UN जनरल असेंबली इस रिजोल्यूशंस को अडॉप्ट करती हुई नज़र आई है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया का इसमें एक और ओहदा आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ इंडिया ने भी कंडक्ट की है क्या, जुल्ली लद्दाख। तो यहाँ पे जुल्ली लद्दाख का मतलब होता है हेलो लद्दाख। तो ये अपनी लद्दाखी लैंग्वेज में ये चीज़ें बोल रहे हैं। और ये प्रोग्राम टारगेट करेगा क्या, यूथ और सिविल सोसाइटी को कैसे उनको आगे लेके जाया जाए, इस चीज़ के लिए ये चीज़ें आई हैं। तो इंडियन नेवी याद रखिएगा, ऐसा नहीं है आर्मी दे दे, क्योंकि लद्दाख की चीज़ें हैं, आर्मी दे दे तो आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक
सिग्नेज यहाँ पे सिस्टम तैयार करी जा रही है पूरे हाई कोर्ट में। तो ये क्या करेगा, जो भी आप हाई कोर्ट में केस चल रहे होंगे, पेंडिंग केसेस होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, वो सारी की सारी अवेयरनेस पब्लिक को यहाँ पे प्रोवाइड करती हुई नज़र आएगी। तो एक डिजिटल बोर्ड होगी, वहाँ पे सारी चीज़ें चलेंगी। तो अच्छी चीज़ें हैं, न्यू इनिशिएटिव है, इससे अगर क्वेश्चन बन जाए तो आपको क्लियर होना चाहिए। न्यूज़ और फैक्ट के रूप में यहाँ पे देखेंगे आज का क्या न्यूज़ है और फैक्ट्स है, उस फिगर को यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, ब्रिजभूषण शरण सिंह जो हैं आपके जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के, उनके ऊपर से जो चार्जशीट है वो अभी हटा दी गई है। किस चीज़ को लेके, तो यहाँ पे पॉक्सो को लेके यह चीज़ें हटा दी गई हैं। आपको बता दें, पॉक्सो 2012 में एक्ट आया था। 18 साल से उम्र से नीचे तक के लोगों को यहाँ पे जो भी पर्सन्स को यहाँ पे ह्यूमिलिएशंस या फिर रेप या फिर जो भी कैटेगरी में आएगी क्राइम, यहाँ पे उस चीज़ के अंतर्गत उनको सज़ा सुनाई जाती है। 12 साल के कम उम्र के लड़की को अगर कोई रेप करता है तो यहाँ पे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की भी सज़ा है। तो यहाँ पे उन्हीं सब चीज़ों को लेके बातें करी जा रही हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर से अचानक से ये पॉक्सो के केस कैसे हट गया, तो ये केस जो है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये चीज़ें हैं जो डिनोट करता है। अब यहाँ पे आपको बता दें, जो माइनर लड़की थी जो पहले क्लेम की थी कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो सेक्सुअल हरासमेंट की केसेस हैं, तो पॉक्सो केस रजिस्टर हो गया था क्योंकि वो माइनर थी। अभी रिसेंटली वो लड़की अपना जो स्टेटमेंट है वो बदल दी है और कह रही है ये स्टॉकिंग का केस था, सेक्सुअल हरासमेंट का केस नहीं था। तो यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, जिसके कारण दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, अभी दिल्ली पुलिस आपका कोर्ट में जाके केस को चेंज करवाएगी, अल्टर करवाएगी, फिर नया केस रजिस्टर करने के लिए बातें चल रही हैं। तो ये माइनर गर्ल जो थी वो अपना स्टेटमेंट बदल दी है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अभी लॉ जो अपना इंडिया में है वह लॉ को फॉलो करते हुए यहीं तक हम लोग पहुंचे हैं। आगे बढ़ते हैं। सीवियर साइक्लोन बाइपरजॉय है। बाइपरजॉय का नाम कौन कंट्री रखा था, आप कमेंट सेक्शन में, चलिए मैं ही बता देता हूं। ये कंट्री है बांग्लादेश और बाइपरजॉय का मतलब होता है डिजास्टर। तो एक ऐसा तूफान है जो आपके अरेबियन ओशियन में आता हुआ नजर आ रहा है और टारगेट किया है क्या, जखाऊ पोर्ट को। तो जखाऊ पोर्ट के आसपास ये लैंडफॉल किया है। न्यूज़ में है जखाऊ पोर्ट, तो कहाँ पे है ये भी क्वेश्चंस बन सकता है, इसलिए गुजरात का कच्छ याद रखिएगा, जखाऊ पोर्ट। तो अरेबियन सी में ये उठा पहले, और कुछ पार्ट इसके पाकिस्तान को भी इन्फ्लुएंस करती हुई नज़र आ रही है। तो ये तो पूरी डिटेलिंग थी, आशा करते हैं ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी साइक्लोन को लेके, क्योंकि साइक्लोन को पिछले कई 4 दिन से आपको मैं ये चीज़ें कवर कर रहा हूँ। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट सीड है पोक्काली पैडी की, जो आपको सलाइन वाटर में भी सस्टेन करने के लिए पोटेंशियल अपने अंदर रखता है। तो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट केरला में ये चीज़ें चल रही हैं, ये इसको फ्यूचर जनरेशनल पैडी बोला गया है। अप्रॉक्सीमेटली 80 कास्ट इन 6 स्टेट यहाँ पे आपके सेंट्रल लिस्ट में, ओबीसी के जो लिस्ट से सेंट्रल लिस्ट में यहाँ पे ऐड किए जाएंगे। तो जो भी बैकवर्ड क्लास हैं यहाँ पे 80 कास्ट जो हैं, उस कास्ट को ओबीसी से यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट में लाने की बात बोली जा रही है। और ओबीसी के चेयरमैन जो हैं वो हंसराज गंगाराम हैं यहाँ पे। तो हंसराज गंगाराम का नाम याद रखिएगा, यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट के चेयरमैन हैं ये। तो हंसराज गंगाराम का नाम याद रखना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया अभी रिसेंटली ब्लॉक किया है रसिया की एक बिल्डिंग जो न्यूली एम्बेसी चीज़ बनने वाली थी यहाँ पे, और उसको इस आधार पे रोक दिया है कि वहाँ पे स्पाई का कार्य हो सकता है। तो इसके आधार पे ये चेतावनी भी दी है ऑस्ट्रेलिया रसिया की बिल्डिंग को। यहाँ पे न्यू एम्बेसी जो चीज़ें अलॉटमेंट की थी, रसिया ये चीज़ें अलॉट किया हुआ था कुछ लैंड कि हाँ वहाँ पे हम एम्बेसी तैयार करेंगे, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये चीज़ें कैंसिल कर दी गई। तो ये न्यूज़ में है, दोनों कंट्री को याद रखिएगा। इशू किसी भी तरीके से बना दी जाती हैं करेंट अफेयर को लेके। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पे कोड रेड एक एडिटोरियल है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो लॉ कमीशंस के ऊपर है डिसीजन यहाँ पे चल रहा है क्या कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस प्रकार से लेकर आया जाए। आपको बता दें यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये आर्टिकल 44 में आपके भारतीय कॉन्स्टिट्यूशंस के डीपीएसपी में मेंशन है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी आपको
इन्फॉर्म होनी चाहिए एटलीस्ट ये किस चीज़ में है। तो ये पार्ट डीपीएसपी में है, ये आर्टिकल 44 में है, ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे किस चीज़ को लेके यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अब पुनः फिर से आ गई है, जबकि पार्टी पहले ये बोली थी कि ये जो है 2018 में बोली थी कि नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल, ये 21वां जब कमीशंस हुआ था उस रिपोर्ट में बोला गया था। और इसको अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए, ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस हटाने के लिए यहाँ पे बात बोली गई थी। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं अभी बदलती हुई नज़र आ रही हैं आपकी 22nd पैनल में। और यहाँ पे क्या इन सब चीज़ों को गैप करके इन सब चीज़ों को छोड़ दिया गया है और यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बातें चली जा रही हैं, जो कि एक डिविसिव इशू लेके आएगा सोसाइटी में, कंट्री में, स्टेट में। यहाँ पे इशू निकल के आ रही है। दूसरी चीज़ें बोली जा रही हैं, जनरल इलेक्शंस आने वाला है 2024 का, उसको भी लेके यहाँ पे इन्फ्लुएंस दिख रहा है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे इम्फेसाइज करी जा रही हैं कि जो नॉन डिस्क्रिमिनेशंस है, यूनिफॉर्मिटी है, इन सब चीज़ पे फोकस करने की भी बातें बोली जा रही हैं, जो कि एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। ये चीज़ें बोली जा रही हैं। यहाँ पे अगर देखें हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो किस किस चीज़ में जा सकता है, तो सबसे पहले आपका मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, डिवोर्स, ये सारी चीज़ों पे, रिलीजन, ये इक्वालिटी, ये सारी चीज़ों पे आप फोकस कर सकता है आपका लॉ। तो जो सरिया है उसको भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी इस रिलीजियस सरिया को ही फॉलो करती है। तो यहाँ पे कैसे टैकल करेंगे, ये तो क्वेश्चंस सदैव बना रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें बोल रही हैं कि एक विशेष एरिया है, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट, उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट, ये सारे मैरिज एक्ट को टारगेट करके एक प्रकार से एक नॉर्म बनाया जाएगा। उसके आधार पे यहाँ पे आगे चलने की बातें बोली जा रही हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इंटायर कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा गोल है, बहुत बड़ी बात है। इसको कैसे लेके चला जाएगा, जो कि क्वेश्चंस अभी चल रही है और डिबेट भी चल रहा है। लेकिन इस चीज़ को कैसे डील किया जाएगा, भारत एक सेकुलर कंट्रीज है और सेकुलर कंट्रीज का क्या मतलब होता है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से सेकुलरिज्म का क्या मतलब है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आया है। आपको यहाँ पे बता दूँ, यूपीएससी क्वेश्चंस पूछा है, तो इस यहाँ पे मैं बता दूँ, भारत का जो सेकुलरिज्म है यह दर्शाता है कि इंडिया इज़ नॉट अ रिलीजियस कंट्री, और यहाँ पे जो रिलीजन है वो स्टेट से सेपरेट है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दर्शाता है, इंडिया की पर्सपेक्टिव को देखा जाए। इसी चीज़ को बताते हुए भीमराव अम्बेडकर जब थे तो पार्लियामेंट में ये चीज़ें बोले थे, मेरी डिज़ायर है कि ये चीज़ें आएँ, लेकिन ये चीज़ें इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, सारे स्टेट को भी यहाँ पे एक साथ आनी चाहिए, तब जाकर ये चीज़ें हो। ये नहीं कि फोर्सफुली ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करी जाएं, जो कि अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे रिलीजन्स को लेके इशू सदैव निकलेगा, माइनॉरिटी का इशू निकलेगा, अदर रिलीजियस बिलीफ का इशू निकल के आ जाएगा, ये सारी इशू निकल के आ जाएंगी, जिसके कारण यहाँ पे अगर डील करने की बात करी जाए तो आपको एक ऐसा बैलेंस लॉ लेके आना पड़ेगा कि सबको एटलीस्ट एक्सेप्टेबल हो, अदरवाइज यहाँ पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आपसी कम्युनिटी में, एक दूसरे कम्युनिटी में यहाँ पे राइट्स भी होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो न हो, इसको देख के हाथ डालने की ज़रूरत है, अदरवाइज इश्यू निकल के आएगा। दूसरी तरफ बेसिक रिफॉर्म की बात करी जा रही है अगर, तो प्रायोरिटी दिया जा सकता है किस किस फील्ड में, तो एक 18 साल का मैरिजेबल एज होना चाहिए यहाँ पे क्रॉस ऑल कम्युनिटी जेंडर में, और कोई भी फॉल्ट डिवोर्स प्रोसीजर को लेके एक्सेप्टेबल नहीं हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। मैरिज किसी भी ग्राउंड पे इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन की चीज़ें बोली जा रही हैं यहाँ पे। हाँ, इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन क्या होता है कि ऐसी मैरिज इर्रिट्रेबल बोली जाएगी कि अगर उसको रिज्यूम नहीं की जा सकती हो तो वहाँ पे डिवोर्स की सिचुएशंस आती है। किसी भी एंगल से अगर मेल है और दूसरा फीमेल है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई भी बातें नहीं बनती है, चाहे हर एंगल से आप इस सब चीज़ को डील कर लें। तो यहाँ पे इर्रिट्रेबल मैरिज है कि इसको पुनः रिज्यूम नहीं किया जा सकता है, पुनः इन दोनों को एक नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन का मैरिज को ग्राउंड बना के डिवोर्स देने की बातें बोली जा रही हैं। प्रत्येक कम्युनिटी की जो लॉ हैं वो डिजायरेबल हैं कि पहले वो इनकारपोरेट करे यूनिवर्सल प्रिंसिपल और इक्वालिटी की, नॉन डिस्क्रिमिनेशंस की बातें बोली जा रही हैं। और जो टैबूज हैं, स्टीरियोटाइप टैबूज क्या होते हैं, जो समाज में जैसे कि जो भी
वैश्यावृत्ति चलती है, एक प्रकार से टबूज बोली जाती है, और जो स्टीरियोटाइप मतलब ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ चल रही है पारंपरिक, जो कि गलत है, जैसे कि आपका तलाक 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 एक ट्रेडिशनल इशू है, रिलीजियस इशू है, इस प्रकार से चीज़ें। और ट्रेडिशनल इशू और भी सारी चीज़ें थी, जैसे सती प्रथा थी हमारी और बाल विवाह थी। तो ये सब चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, और इन सब चीज़ों के ऊपर भी फोकस करने की बातें बोली जा रही हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में बैकग्राउंड न्यूज़ के साथ यहाँ पे मैं दिया हूँ। इसका क्या मतलब होता है, ये रिप्लेस करेगा करंटली जो लॉ है एप्लीकेबल वेरियस कम्युनिटी और फील्ड में। तो यहाँ पे इंक्लूड क्या करेगा, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, इंडियन डिवोर्स एक्ट, पारसी और डिवोर्स एक्ट। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे जो शरिया का लॉ है, इस्लामिक लॉ है जो फॉलो करते हैं, इसको एक तरीके से इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल करने की बातें बोली जा रही हैं। यानी यूनिफॉर्मली लॉ बनाई जाएगी, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियन, सबको यहाँ पे चीज़ें एक तरीके से डील करने की बातें बोली जा रही हैं। तो जो प्रोपोजल है यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यहाँ पे मोनोगैमी की बातें बोले जा रहा है, इक्वल राइट्स की बातें बोली जा रही हैं, सन और डॉटर को लेके। तो जो भी इनहेरिटेंस ऑफ पैटर्नल प्रॉपर्टी है, पितृ की एसेट जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद हैं, उसको जनरल और रिलीजियस न्यूट्रल लॉ बनाने की भी बातें बोली जा रही हैं। लॉ मे नॉट रिजल्ट इनटू मच डिफरेंस टू द स्टेटस ऑफ हिंदू सोसाइटी। तो हिंदू सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर सकती है, लेकिन और भी जो डाइवर्स कम्युनिटी और रिलीजियस कम्युनिटी हैं उनको यहाँ पे इम्पैक्ट करती हुई चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये सारी डिटेलिंग थी। आशा करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, जिसको कोड रेड के अनुसार आज का एडिटोरियल यहाँ पे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कल्चरल शिफ्ट क्या है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। कल्चरल शिफ्ट यूनाइटेड स्टेट के फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ को लेके यहाँ पे बताई गई है। तो यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे अब पुनः रीज्वाइन करने की बातें बोल रहा है यूनेस्को से, और यूनेस्को का पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। 2017 में जब ट्रम्प की गवर्नमेंट आती है तो यहाँ पे इस सब चीज़ से बाहर निकलने की बात ट्रम्प बोलते हैं और निकल जाते हैं। 2011 में ओबामा जब एडमिशन संभाल रहे थे तो भी कुछ ऐसा ही शब्द बोले थे। तो यहाँ पे आपको बता दें, यूएस उस पार्टी से, उस बॉडी से, उस इंस्टीट्यूशन से बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए खड़ा नहीं होता है। उस पार्टी को, उस बॉडीज को छोड़ता हुआ नजर आएगा जो इसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट रख दे, जो इसके फेवर में स्टेटमेंट ना रखें। तो यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को लेके बातें बोली जा रही हैं कि यूनेस्को से एक समय था अमेरिका लेफ्ट आउट हो गया, फिर पुनः रिज्वाइन करने की बातें बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट पुनः रिटर्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना का जो इशू है वह, चाइना और पैसिफिक इशू, इंडिया का इशू, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। चाइना को डील करने के लिए भी बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं अब पुनः ये चीज़ें आ रहा है, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ पूरे वर्ल्ड में नज़र आ रहा है। और अभी बात करी जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट वर्ल्ड में लाती हुई नज़र आ रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रहा है। इसकी वजह से चाइना को किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, डील कर सकते हैं, वो यूएस सदैव स्टैंड रहता है इन सब चीज़ों को लेके। प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पे अनाउंस किए थे यूएस की क्या, विड्रावल फ्रॉम फंडिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी तरफ बात करी जाए 2020 में जो ट्रंप की गवर्नमेंट थी जो गिर गई, अभी ओबामा की गवर्नमेंट है, जो इलेक्शंस होने वाले हैं रिसेंटली, यहाँ पे वो बातें बोली जा रही हैं। तो WHO को डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल दिए थे कि भाई जो चाइना का वायरस आया था कोविड-19, वो तो चाइना वायरस ही डायरेक्ट नाम दे दिए थे। तो जो कोविड-19 आया हुआ था, कोविड-19 को आपने सही समय पे हमें बताया ही नहीं, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ें फैल गईं। अब उससे फैलने के बाद क्या चीज़ें हुई, जब फैल गई चीज़ें तो वहाँ पे कितने मिलियन पीपल की वर्ल्ड वाइड डेथ हुई हैं, ये कौन जिम्मेदारी लेगा। और जबकि चाइना की चीज़ें आपको पता थी, तो यहाँ पे चाइना भी बहुत सारी गलती किया, वो अपने टाइम पे WHO को भी नहीं बताया। तो यहाँ पे इसीलिए चीज़ें बोली जा रही हैं, ये सारी चीज़ें। पानी पी लें थोड़ा।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर बात करी जाए, प्रेसिडेंट जोसेफ बिडेन जो अभी इनका इलेक्शंस होने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप भी रेस पे हैं, उनके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं और दोनों लोगों में एक स्ट्रॉन्ग फाइट भी हो रही है अभी। तो यहाँ पे ये बात बोली गई है, यूएस बैक और WHO को यहाँ पे पुनः फंडिंग करता हुआ नजर आएगा। कौन बोला है? जो बिडेन यहाँ पे। और जो क्लाइमेट ट्रीटी है यहाँ पे पुनः ज्वाइन करती हुई नज़र आ रही है। ये थी सारी डिटेलिंग। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका फर्स्ट की बात करी जा रही थी पहले डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी वजह से यहाँ से चीज़ें चली गई और यूनेस्को पुनः यहाँ पे री एंट्री करेगा। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का क्या मतलब था डोनाल्ड ट्रंप का, आपको यहाँ पे समझा दूँ। तो अमेरिका के लोगों को ही जॉब मिलनी चाहिए, अमेरिका के लोगों का व्यापार होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, अमेरिका की विश और विल प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट सबसे पहले होनी चाहिए। इसीलिए अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी लेके आए थे जो कामयाब नहीं हुई और यूनेस्को की री एंट्री हो रही है, जो बिडेन के समय में यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। एक एंटी इजराइल बायास की चीज़ें भी हैं यहाँ पे। इजराइल और फ़लस्तीन दो कंट्रीज हैं। यहाँ पे यूएस जो है इजराइल को प्रो स्टेटमेंट, इजराइल के लिए प्रो स्टेटमेंट देता है, यानी कहीं ना कहीं इजराइल को सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है। जो फ़लस्तीनियन हैं उनको नेग्लेक्ट करता हुआ भी अभी नज़र आ रहा है। तो यूएस बहुत पहले की बात करी जाए, अभी की बात करी जाए तो एक इजराइल का अभी एक सच्चा और गंभीर मित्र नज़र आ रहा हुआ है, जबकि फ़लस्तीनियन को रिकॉग्निशंस भी नहीं देता है। तो यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स बहुत तीव्र गति से चेंज होती है, अल्टर होती है, इसलिए जो चीज़ें चल रही हैं वो आपके सामने यहाँ पे निकल के आ रही हैं। दूसरी तरफ बात करी जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डेवलप हो गया है, ओपन AI जो आई है कंपनी, उस कंपनी ने लेके आई है क्या? चैट GPT। ये चैट GPT क्या करता है? कोई भी लैंग्वेज मॉड्यूल को कोडेक कर देगा, आपको कोई भी भाषा में करिए ट्रांसलेशंस कर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके आपको बहुत सारी चीज़ों को आपको ईज कर देगा, आसान कर देगा आपकी लाइफ को। तो यही पे इसका उपयोग किस प्रकार से डील करेगा ग्लोबली, इसीलिए इश्यू भी चल रही है। G7 की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर भी इसके बारे में डिस्कशन हुई थी। तो यहाँ पे ओपन AI को लेके, चैट GPT को लेके बहुत सारी कंट्री ओके भी हैं, बहुत सारी कंट्री इसके खिलाफ भी चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, इश्यू निकल के आ रही हैं, किस प्रकार से डील होगा अमेरिका को और चाइना का, किस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें चलेंगी, दोनों इश्यू यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे US इंडिया नेक्स्ट फेज जो डिफेंस है उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम की बात करी जा रही है। US और इंडिया का जो टाई है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से डेवलप होता हुआ रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, खास करके डिफेंस पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी जो हैं लॉयड ऑस्टिन, कभी कभी नाम पूछ देता है, याद रखिएगा। तो लॉयड ऑस्टिन यहाँ पे क्या किए, भारत आए दौरे पे 4-5 जून के हिसाब से, और वहाँ पे मेजर डिफेंस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की बातें बोली गई हैं। तो यहाँ पे आईसेट एग्रीमेंट एक हुआ है, ये क्या है? तो आईसेट है US इंडिया के बीच में हुआ है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशंस की बातें इसमें बोली जा रही हैं। और ये क्या कहता है? यह इनिशिएटिव है एक क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज है, इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज है, उसका कोऑपरेशंस और इंडस्ट्रीज़ की बातें बोली जा रही हैं कि किस प्रकार से इंडिया में इन टेक्नोलॉजी को लाया जाएगा, सेटअप किया जाएगा, ट्रेड किया जाएगा इंडिया की कंपनी से और US की कंपनी, दोनों कंपनी मिलकर यहाँ पे किस तरीके से आगे चलेंगी। तो यही आईसेट है। आईसेट किस कंट्री के साथ हुआ है अगर पूछ दे तो आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं, USA से ये डील हुई है। कब हुई है? 2022 में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आईसेट इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। दूसरी तरफ ये जो रोड मैप है, जो विजन है तैयार होगा, ये बूस्ट करेगा क्या? डिफेंस को, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ये चीज़ें तैयार करेगी। जो भी टेक्नोलॉजिकल है उसमें कोऑपरेट करने की बातें बोली जा रही हैं। जो ऑब्जेक्टिव है वो इंडिया
को एक सेल्फ रिलायंस बनाने की बातें बोली जा रही हैं। जो मिशन है कि हम स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे, उसकी भी बातें बोली जा रही हैं। साथ ही साथ यूएस भी इसमें पीछे नहीं हटा। देखिए यूएस अपना कभी भी कोई भी एक्शन, एक्टिविटी, डील, एग्रीमेंट, मेमोरेंडम कुछ भी साइन कर ले, वह अपना बेनिफिट लेके वहाँ से निकलता है। तो यहाँ पे यूएस का भी यहाँ पे ब्रॉडर बेनिफिट है, इसलिए यहाँ पे यूएस भी इंडल्ज होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो न्यू इनिशिएटिव है ये लॉन्च हुआ है एक इंडस एक्स। इंडस एक्स क्या है, यहाँ पे प्रोवाइड करेगा न्यू इम्पीटस। डिफेंस में इनोवेशंस की बातें बोली जा रही हैं। इंडस एक्स याद रखिएगा, नया इनिशिएटिव जो लॉन्च हुआ है। तो डिफेंस में जो भी चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं उसमें रिनोवेशंस की बातें बोली जा रही हैं, इनोवेशंस की बातें बोली जा रही हैं, और दोनों कंट्री के बीच में ये चीज़ें चलेंगी। कौन? इंडिया एंड यूएस के बीच में। तो ये चीज़ें बिल्डअप होंगी। यूएस इंडिया बायलैटरल स्पेस के फील्ड में भी हम आगे चलते हुए नज़र आएंगे। तो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस अरेंजमेंट 2022 में भी साइन हुआ है। तो हम इन फील्ड में कोऑपरेशंस करते हुए नज़र आएंगे। सेक्टर स्पेस का सेक्टर से लेके आर्म्स, इम्यूनिशंस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेके सारे फील्ड में हम अपना कोऑपरेशंस और कोऑर्डिनेशंस करता हुआ यूएस के साथ नज़र आ सकते हैं। तो ये चीज़ें डील हुई हैं। 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग की बात करी जाए 2022 में, जो इंडिया और यूएस के बीच होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोनों कंट्री के, उसी को 2+2 डायलॉग बोला जाता है। तो यूएस की डिफेंस सेक्रेटरी यहाँ पे क्या पार्टनरशिप करी है कॉर्नरस्टोन के साथ, यहाँ पे इंगेजमेंट दिखाती हुई नजर आएगी। पैसिफिक में यानी इंडो पैसिफिक बेल्ट, जो जब भी यूएस ये बातें बोलता है तो चाइना को तुरंत मिर्च लग जाती है। क्यों? कि भैया इंडो के नाम से पैसिफिक को क्यों जोड़ रहे हो, इसको पैसिफिक बेल्ट बोला करो। इंडिया के नाम से आप ओशियंस रख दिए हो, फिर इंडो पैसिफिक भी ऐड कर दिए हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें चाइना को नहीं भाती हैं, जो कि ट्रू है। भाई इतना बड़ा अपना पेनिनसुला इंडिया है, सब कॉन्टिनेंट है, उसके नाम पे बहुत पुराने समय से इंडियन ओशियंस है, तो आपको क्यों चिढ़ होती है, जो कि सही बात है। तो यहाँ पे चिढ़ता रहता है। ये सारी इश्यू हैं। दूसरी चीज़ें, एक कोअर्सिव एक्शंस लेने की ज़रूरत है चाइना के खिलाफ। यहाँ पे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो यहाँ पे इसीलिए 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग भी यहाँ पे निकल के आया है। कहीं ना कहीं चाइना को यूएस चाहता है कि किसी भी प्रकार से यहाँ पे डील किया जाए। क्यों? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है वर्ल्ड में। इसकी इकॉनमी बहुत तीव्र गति से सस्टेनेबल है और आगे भी बढ़ रही है। तो जो टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, इस ट्रांजैक्शनल इशू को, सॉवरेनिटी को, क्योंकि जो चाइना ओशियन है, साउथ चाइना सी है, वहाँ पे ये क्लेम करता है कि फिलीपींस के साथ, इंडोनेशिया के साथ, जापान के साथ, इन सारी कंट्रीज़ को क्लेम करता है कि ये लैंड, ये एरिया, ये ओशियन का बेल्ट मेरा है और ये एरिया आपका नहीं है। तो वहाँ पे बहुत सारे इशू हैं, जैसे कि पार्सेल आइलैंड, वहाँ पे डैश आइलैंड, ये सारी जो इशू हैं साउथ चाइना सी में पड़ती है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आया हुआ है। तो इसलिए आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें इशू क्रिएट करता हुआ नज़र आता रहता है। बियॉन्ड इंडिया पैसिफिक की बात करी जाए अगर यहाँ पे, तो हमें क्या निकल के आता है कि इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया और यूएस जो कंपनी है वो यहाँ पर निकल के आ रही है, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी अमेरिकन यहाँ पर तैयार हैं। तो यहाँ पर यूएस और इंडिया दोनों एक साथ लेके को डेवलपमेंट की बातें बोल रहे हैं, को प्रोडक्शंस की बातें बोले जा रही हैं। और जो वहाँ की कंपनी है, कौन कौन? बोइंग कंपनी क्या बनाती है? जहाज़ बनाती है, बोइंग शिप बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी यूएस की कंपनी है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी, बीएई सिस्टम, हनीवेल एरोस्पेस, राइथिन टेक्सटॉन, ये कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और टाटा ग्रुप से मिलकर यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में अपनी कंपनी को आगे ले जाती हुई नजर आएंगी। तो ये जो डील थी DTTI, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव, ये बहुत तरीके से क्रिटिसाइज की गई ब्यूरोक्रेट के द्वारा, क्योंकि दोनों कंट्री के लोग इस पे कई बहुत हद तक राजी नहीं थे। तो ये जो एम्बिशियस डील थी ये बहुत हद तक एग्रीमेंट को लेके आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन अभी जो आईसेट एग्रीमेंट है ये एलिवेशंस के रूप में आगे बढ़ती हुई, इंडिया यूएस को लेके आगे बढ़ती हुई, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेके आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो कि इंडिया एंड यूएस दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत फ़ायदा है। देखिए, एक अगर कोई दुश्मन है तो उसका दूसरे का दोस्त हो जाता है। तो यहाँ पे चाइना और यूएस में तो बात बन रही है, क्योंकि बहुत सारी ट्रेड डेफिसिट हुई है, इशू हो गई है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रही है। तो यहाँ पे उसी चीज़ का फ़ायदा इंडिया को डायरेक्टली मिलता हुआ नज़र
आ रहा है और इंडिया का ओहदा भी अभी रिसेंटली बहुत ऊपर जा चुका है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें मिल रही है किसको, फ़ायदा इंडिया को। तो ये थी सारी डिटेलिंग इंडिया यूएस के रिलेशंस को लेके। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे यहाँ पे एडिटोरियल आया है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे, इसकी डिटेलिंग को समझेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें क्या होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं है ना। तो बैकग्राउंड न्यूज़ अगर देखा जाए तो जो भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है जो कि मोस्ट एनसीडी डेथ करती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, तो 17.9 मिलियन पीपल एनुअली जा रहे हैं। और कैंसर से तो कैंसर ऐसी डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे ना फैलती हो, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एनसीडी बोली जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कोविड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये कम्युनिकेबल डिजीज में आ जाती है। यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम जो है, किडनी की डिजीजेज, ये डायबिटीज़ की डिजीजेज, ये किस में आ जाती हैं, एनसीडी में आ जाती है। क्वेश्चन आ जाए तो भूलना नहीं है। तो WHO का बैकग्राउंड का फैक्ट डाला हूँ, एनसीडी की पूरी डेथ में 77% कहाँ पे हो रही है, तो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ये चीज़ें हो रही हैं। इसका इस्तेमाल आप किसी भी मेंस पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं। जो 4 ग्रुप ऑफ डिजीजेज हैं वो 80% ऑफ ऑल प्रीमेचर एनसीडी डेथ को इंडिकेट करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। ये कार्डियोवास्कुलर, कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ और किडनी, तो जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, किडनी, डायबिटीज़, ये सारे किस में आ रहे हैं, आपके एनसीडी में आ रहे हैं। तो यहाँ पे यही स्टडी हाईलाइट करता है कि जो भी इंटर स्टेट और इंटर रीजनल वेरिएशंस है, यहाँ पे डायबिटीज़ प्रीवलेंस है, कहाँ पे, गोवा, पुदुचेरी और केरला। तो इंडिया के रिपोर्ट को यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, गोवा, पुदुचेरी, केरला में डायबिटीज़ यहाँ पे प्रीवलेंस पाया गया है। जबकि प्री डायबिटिक की बात करी जाए यहाँ पे, तो प्रीवैलेंस है कहाँ पे, सिक्किम, हाइपरटेंशन कहाँ पे हाईएस्ट है, तो पंजाब में। जनरलाइज्ड ओबेसिटी कहाँ पे है, मोटापा कहाँ पे है, एंड एब्डोमिनल ओबेसिटी कहाँ पे है, वो आपके पुदुचेरी में है। केरला की बात करी जाए तो इसका भी सिचुएशन कुछ अलग है। यहाँ पे हाई हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया और हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे है। लोवेस्ट कहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, तो आपके एनसीडी की बात करी जाए तो यहाँ पे यूपी में, मिजोरम में, मेघालय, झारखंड में ये चीज़ें क्रॉस सेक्शनल पॉपुलेशंस में पाई गई हैं। तो एडल्ट एज्ड एबव 20 ईयर्स ऑफ एज के आंकड़ा को निकाल के यहाँ पे चीज़ें लाई गई हैं। मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल हेल्थ रिपोर्ट ऑफ इंडिया, ICMR इंडिया नेशनल क्रॉस सेक्शनल स्टडी के द्वारा यहाँ चीज़ें चलाई गई हैं, जो कि इसका टाइटल है। तो ये चीज़ें इस रिपोर्ट में निकाली गई हैं। ये अगर रिपोर्ट की बातें बोली जा रही हैं, अगर इस रिपोर्ट में क्या है तो आपको याद होना चाहिए। दे ऑल शेयर 4 बिहेवियरल रिस्क फैक्टर, जो आपको बताया 4 रिस्क फैक्टर क्या क्या यहाँ पे हो सकती हैं। तो अनहेल्दी डाइट है लोगों की, जो फिजिकल एक्टिविटी है, आज बैठे बैठे कार्य करने की बातें बोली जा रही हैं, तंबाकू का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, अल्कोहल का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करने की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि इनसे लोग बीमार होकर आ रहे हैं। तो आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहेगा तभी आप ट्रीटमेंट दे पाएंगे, क्योर दे पाएंगे, नहीं तो लोगों की डेथ होती हुई नज़र आ रही है। तो अवेयरनेस भी फैलाने की ज़रूरत है, डायग्नोज भी करने की ज़रूरत है, हेल्थ केयर सिस्टम को सुधारने की भी ज़रूरत है। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 31 मिलियन के आसपास इंडियन यहाँ पे डायबिटिक पाए गए हैं पिछले 4 सालों में बात करी जाए तो, जो कि 40% पॉपुलेशंस यहाँ पे एब्डोमिनल ओबेसिटी से, एब्डोमिनल मोटापा से गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। और इशू ऑफ रिस्किंग एनसीडी पेंडेमिक इन इंडिया ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस और जंक फूड। तो जो जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं उसको जंक फूड भी बोलते हैं। तो जो भी हम फास्ट फूड और स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी को कम कर दिए हैं, उसकी वजह से इशू निकल के आ रहा है। यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, तभी हम डील कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे बिम्स्टेक विजन 2030 न्यूज़ निकला है, उसको हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो ये क्या यहाँ पे बिम्स्टेक है, सबसे पहले चलिए देखते हैं बैकग्राउंड न्यूज़, क्योंकि बैकग्राउंड से क्वेश्चंस यूपीएससी का फेवरेट एस्पेक्ट होता है। तो बिम्स्टेक के बारे में जान लें, फिर हम लोग
जानेंगे। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको बिम्स्टेक बोला जाता है। यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। जैसे किस कंट्री जोन में आती हैं, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसमें आते हैं। कौन कौन सी कंट्री, तो यहाँ पे देख सकते हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, इन कंट्रीज में जो आते हैं। तो ये सारी कंट्रीज हैं जो बे ऑफ बंगाल पर निर्भर रखती हैं। तो बे ऑफ बंगाल से कंट्री जो आती हैं वो निर्भर रखती हैं, इसीलिए इसका इनिशिएटिव बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इसको पूरा नाम बिम्स्टेक बना। पहले इसका नाम बिम्स्टेक नहीं था। 6 जून 1997 में इसकी स्थापना होती है सब रीजनल ग्रुपिंग के अनुसार और बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसकी फॉर्मेशन होती है। तो इसका सही नाम क्या था, ओरिजिनल तो यहाँ पे BIST एक बिस्टेक यहाँ पे पूरा नाम था, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड कंट्री आती थी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर्सपेक्टिव से चीज़ें चलती थी। लेकिन म्यांमार यहाँ पे ज्वाइन करता है 22 दिसंबर 97 को, और 2004 की बात करी जाए तो नेपाल और भूटान यहाँ पे करता है ज्वाइन, जो अब जाके इसका नाम बिम्स्टेक पड़ जाता है। तो 2004 के आसपास इसका नाम बिम्स्टेक पड़ जाता है। और परमानेंट सेक्रेटेरिएट की बात करी जाए इसकी, तो बांग्लादेश के ढाका में जो इसकी कैपिटल है वहाँ पे है। किस एरिया में ये कार्य करने के लिए फोकस करता है, तो आपको बता दें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, एनर्जी, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी, गरीबी कैसे हटाया जाए, टेररिज्म को कैसे डील किया जाए, क्राइम को कैसे कम किया जाए, इन्वायरमेंट और डिजास्टर को कैसे मैनेज किया जाए, पीपल से पीपल कैसे कांटेक्ट हो सके, कल्चरल भागीदारी की बात करी जा रही है, वातावरण कैसे बदल रहा है उस पर बात करी जा रही है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो प्राइम फैक्टर है इसमें भी बातें बोली जा रही हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आशा करते हैं यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें। यहाँ पे देख लीजिए, अब जो न्यूज़ निकल के आ रहा है वो ये कह रहा है कि जो अभी बात चली जा रही है विजन 30 में, वो क्या है, तो मरीन ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशंस की बातें बोली जा रही है यहाँ पे, अभी जो कंक्लूड होनी है जो समिट। तो यहाँ पे जो थाईलैंड है ऑर्गेनाइज करेगा नवंबर में ये बिम्स्टेक की समिट। तो याद रहे इस बार कौन करेगा, तो थाईलैंड करेगा। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, कैपिटल कहाँ है, कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखें। तो थाईलैंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, विजन 30 जो है वो क्या लेकर आएगा, तो एक चीज़ें लेके आएगा। वो किस किस चीज़ ने, तो प्रॉस्पेरस, रिजिलियंट और ओपन मूव किस चीज़ को लेके, तो फॉरवर्ड लुकिंग ट्रेजेरिटी, सस्टेनेबल बैलेंस ग्रोथ, इन सब चीज़ों को लेके आएगा। ऐसा चीज़ें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो चीज़ें हैं, जो टारगेट हैं उसको अचीव किया जा सके। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। आशा करते हैं बिम्स्टेक को लेके कोई भी डाउट नहीं रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये ऑस्कर विनिंग यूके की एक्ट्रेस हैं, इनका क्या नाम है, ग्लेंडा जैक्सन, जिनकी 87 साल की उम्र में डेथ हो गई। तो ग्लेंडा जैक्सन किस फील्ड से हैं अगर पूछ दे तो आपको मालूम होना चाहिए, एक्ट्रेस एंड पॉलिटिशियंस। तो ये MP भी रह चुकी हैं, इनका नाम याद होना चाहिए क्योंकि 2 टाइम ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस हैं ग्लेंडा जैक्सन। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इनका डेथ हो गया है, आत्मा को शांति दे ईश्वर इनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो इजरायली और आर्मी, यहाँ पे इजराइल की जो आर्मी है पैलेस्टीनियन वेस्ट बैंक के आसपास यहाँ पे फाइट होती हुई नज़र आ रही है, जिसके कारण यहाँ पे पैलेस्टीनियन की डेथ हो गई है। आपको अभी लोकेशंस इसका देखना ज़रूरी है। वेस्ट बैंक कहाँ पड़ता है, इजराइल कहाँ पड़ता है, पैलेस्टीनियन क्यों पड़ता है, क्योंकि ये फैक्टर कोई नहीं पूछेगा लड़ाई कहाँ पे हो रहा है। आपको प्री में तो सबसे ज़्यादा फैक्ट फिगर लेके आ जाता है, कॉन्सेप्ट लेके आ जाता है, एनालिसिस लेके आ जाता है और UPSC यहाँ से क्वेश्चंस बना देता है। तो इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और हम लोग सबसे पहले इस लोकेशंस को देख लेंगे। तो लोकेशंस को अगर देखा जाए तो ये आपका इजिप्ट है, ये आपकी नील नदी है और ये आपका सिनाई पेनिनसुला है, ये आपका इजिप्ट के पार्ट में ही लगता है, यानी इजिप्ट ये भी है और सिनाई पेनिनसुला ये है। यहाँ से आपका आता है इजराइल जो आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है, ये गाजा पट्टी है, ये इसी के साथ लगता है। वेस्ट बैंक ये रहा, गोलन हाइट ये रहा, यहाँ से भी UPSC क्वेश्चंस बना चुका है और वेस्ट बैंक से भी क्वेश्चन UPSC बना चुका है। इजराइल से भी क्वेश्चन बना चुका है कि कौन सी मेडिटेरेनियन सी से कंट्रीज लगती हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कौन कौन सी
कंट्रीज़ हैं जो आपका बाउंड्री टच करती हैं। तो ये जॉर्डन कंट्री है, जॉर्डन बिल्कुल भी टच नहीं करता मेडिटेरेनियन सी से, ये याद रखिएगा। सऊदी अरेबिया बिल्कुल भी नहीं टच करता मेडिटेरेनियन सी से, और जो पैलेस्टीनियन है इन्हीं तक, वेस्ट बैंक तक सीमित होके रह गए हैं। गोलन हाइट इशू होता है इजराइल और सीरिया में, ये भी कॉन्फ्लिक्ट का जरिया है। तो ये आपका लोकेशंस बता दिया, ये इशू बता दिया, और जो बॉर्डर टच करता है मेडिटेरियन सी से वो भी आपको दिखा दिया। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको बता दें, इन्फॉर्म कर दें यहाँ पर कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे जाके आप ये सारी PDF आप प्राप्त कर सकते हैं ईजिली, और आपको वहाँ पे वीडियोज़ भी प्राप्त हो जाता है। तो अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद फ्रेंड्स।